नमस्कार, मैं अनुज कुमार दुबे, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर कन्नौज। आज हम लोग अध्ययन करते हैं मानव हृदय की संरचना के विषय में। तो देखते हैं कि मनुष्य का हृदय कैसा होता है। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का और शंकु के आकार का होता है और ये हमारी वक्ष गुहा में पाया जाता है। यहाँ पर ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम के ऊपर का जो भाग है इसे हम वक्ष गुहा कहते हैं और डायफ्राम के नीचे का भाग है उसे उदर गुहा कहते हैं। तो यहाँ वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर की ओर स्थित होता है हमारा हृदय। जो हृदय है उसमें बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पेरिकार्डियम और हृदय दोनों के बीच में एक गुहा होती है, कैविटी होती है, जिसे हम पेरिकार्डियल गुहा यानी पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक द्रव भरा होता है। उस द्रव का काम ये है, उसे हम पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, उसका काम ये है कि वो हृदय को नम बनाए रखता है। और जिस समय हृदय स्पंदन करता है तो स्पंदन करते समय उसमें और पेरिकार्डियम के बीच में कोई घर्षण उत्पन्न ना हो जाए तो उसको घर्षण से भी बचाता है और बाहरी आघातों से भी उसकी रक्षा करता है। ये आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये हृदय की संरचना है। मानव का जो हृदय है वो चतुर्कोष्ठी होता है, मतलब 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। अन्य सभी स्तनधारियों में भी हृदय चतुर्कोष्ठी होता है, मतलब उसमें 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय कहलाते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है वो आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले भाग निलय कहलाते हैं। वैसे आलिंद का काम ये होता है कि वो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करते हैं। कहाँ आ जाता है? आलिंद में। और फिर जो निलय है वो क्या करते हैं? निलय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को दोबारा फिर से पंप कर देते हैं। मतलब 2 बातें हुई। सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों का रक्त आता है, आलिंद में इकट्ठा होता है, दोनों आलिंदों में, फिर आलिंदों से निलय में पहुंच जाता है और निलय इस रक्त को वापस शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देते हैं। फिर आगे देखते हैं कि हृदय के जो संरचना है उसमें इसके स्पष्ट 4 भाग हैं, 4 कक्ष हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। दोनों आलिंदों के बीच में एक सेप्टम होता है, उसे कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है इसके कारण आलिंद 2 भागों में बट जाते हैं, एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। दायां आलिंद थोड़ा सा बड़ा होता है और बायां आलिंद थोड़ा सा छोटा होता है। इनके बीच में जो सेप्टम है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इस पर एक छोटा सा गर्त पाया जाता है जिसे हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। वास्तव में ये जो फोसा ओवेलिस है, भ्रूणावस्था में यहाँ पर एक छिद्र होता है, उसे कहते हैं फोरामेन ओवेलिस। कभी कभी कुछ शिशुओं में जन्म के बाद भी ये जो फोरामेन ओवेलिस है ये छिद्र बना रह जाता है। तो नहीं, आपने सुना होगा, कहते हैं कि उनके हृदय में छिद्र है, उस बच्चे के हृदय में छिद्र है, तो वो जो छिद्र होता है वो यही होता है। सामान्य तौर पर तो जन्म के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये जो फोरामेन ओवेलिस नाम का छिद्र होता है ये समाप्त हो जाता है, इसकी जगह पर छोटा सा गर्त रह जाता है, उसे हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन में कुछ बच्चों में ये फोरामेन ओवेलिस नाम का छिद्र बना रह जाता है, तो ऐसे बच्चों में एक रोग उत्पन्न हो जाता है, उन्हें हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे बच्चे जरा सा भी मेहनत का काम करते हैं तो उनके शरीर में इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, इसके कारण शरीर नीला सा पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि दायां आलिंद जो है उसमें रक्त कहाँ से आता है। दाएं आलिंद में शरीर का अशुद्ध रक्त, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ शुद्ध अशुद्ध का मतलब है, इस शुद्ध रक्त जब हम कहेंगे इसका मतलब है ऐसा रक्त जिसमें कि ऑक्सीजन मिली होगी, और अशुद्ध रक्त कहेंगे इसका मतलब ऐसा रक्त जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो दाएं आलिंद में शरीर का अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है। वो 2 सिराओं के द्वारा इकट्ठा होता है, एक को कहते हैं अग्र महाशिरा, दूसरी कहलाती है पश्च महाशिरा। इनके द्वारा शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो दाएं आलिंद में आकर एकत्रित हो जाता है। इनमें से जो पश्च महाशिरा है उसका जो छिद्र होता है, पश्च महाशिरा जहां पर दाएं आलिंद में खुलती है वहां पर एक वाल्व पाया जाता है, उसे कहते हैं यूस्टेचियन वाल्व। क्या कहते हैं? यूस्टेचियन वाल्व।
हालांकि अग्र महाशिरा के छिद्र पर कोई वाल्व नहीं होता, पश्च महाशिरा के छिद्र पर यूस्ट्रेचियन नाम का वाल्व उपस्थित होता है। फिर अब हम बात करते हैं बाएं आलिंद की। तो जो बाएं आलिंद है, बाएं आलिंद में पल्मोनरी सिरा खुलती हैं, दो पल्मोनरी सिराएं आकर खुलती हैं, लेकिन दोनों एक ही मुख के द्वारा खुलती हैं। अग्र महाशिरा और पल्मोनरी सिरा के मुख पर, जैसे हमने पीछे देखा था कि अग्र महाशिरा का जो छिद्र होता है उस पर वाल्व नहीं होते, वैसे ही पल्मोनरी सिराओं के छिद्र पर भी वाल्व उपस्थित नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं कि निलय क्या है। तो जो हृदय का पिछला भाग है वो निलय कहलाता है। निलय के अंदर भी एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ठीक वैसे ही जैसे आलिंद के अंदर एक इंटर ऑरिकुलर सेप्टम था, वैसे निलय के अंदर एक होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके कारण निलय दो भागों में बट जाता है, एक दायां निलय और एक बायां निलय। आलिंद की अपेक्षा जो निलय की दीवार होती है उसका पेशी स्तर मोटा होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आलिंद में तो सिर्फ रक्त आता है, जो निलय होता है वो रक्त को विभिन्न भागों में पंप करता है, तो पंप करने में ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जो निलय होते हैं उनकी दीवार मोटी होती है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक छिद्र होता है। जैसे दाएं आलिंद दाएं निलय में खुलता है, बाएं आलिंद बाएं निलय में खुलता है, तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक वाल्व होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरह से बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य भी एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं। इनका काम ये है कि ये जो वाल्व हैं, जैसे आप साइकिल में ही देखते हैं, साइकिल में एक वाल्व लगा होता है, तो हम पंप के द्वारा जब हवा डालते हैं तो वो जो हवा है वो साइकिल के ट्यूब के अंदर चली जाती है, लेकिन ट्यूब के अंदर की हवा अपने आप बाहर तो नहीं आती। तो मतलब वाल्व का काम है कि एक दिशा में जाने देना, वापस ना आने देना। जैसे साइकिल में वाल्व का काम, ऐसे ही हमारे हृदय में वाल्व का काम। हृदय में वाल्व का जो काम है वो ये है, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व है, कहाँ पर है? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में है। तो दाएं आलिंद से जो रक्त है, अशुद्ध रक्त, वो दाएं निलय में आ जाएगा। जब ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे खुलेंगे तो दाएं आलिंद का रक्त दाएं निलय में आ जाएगा, लेकिन जब ये ऐसे बंद हो जाएंगे तो फिर दाएं निलय का रक्त वापस आलिंद में नहीं जाएगा। मतलब हृदय में जो रक्त का प्रवाह है उसकी दिशा बनाए रखते हैं। मतलब आलिंद से निलय में तो आया, लेकिन निलय से वापस आलिंद में जाने से रोकता है। कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व। ऐसे ही बाइकस्पिड वाल्व, वो किसके बीच में रोकेगा? वो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में रक्त के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करेगा। मतलब बाएं आलिंद का जो शुद्ध रक्त है वो बाएं निलय में तो आएगा, लेकिन बाएं निलय से वापस बाएं आलिंद में नहीं जा पाएगा। तो इन जो वाल्व है, इनका क्या काम? वाल्व का मतलब कपाट। इनका काम है कि ये रक्त को आलिंद से निलय में तो आने देते हैं, किंतु वापस नहीं जाने देते। अब बात आई, जैसे ये वाल्व है, आलिंद, ये वाल्व है, ऐसे खुला तो आलिंद से रक्त नीचे निलय में आ गया। अब बात ये आती है, ये वाल्व ऐसे करके ऐसे भी तो खुल सकता था, ये वापस ना खुल जाए, इसलिए इन वाल्व से होकर और ये निलय की दीवार तक यहाँ पर एक सूत्र के समान संरचनाएं लगी होती हैं, पेशी के समान संरचनाएं लगी होती हैं, उन्हें कहते हैं कॉर्डी टेंडनी। उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्डी टेंडनी या हृदय सूत्र कहते हैं। इनका काम ये है कि ये वाल्व को सिर्फ एक ही दिशा में खुलने देंगे, विपरीत दिशा में खुलने से रोक देंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर जुड़े होंगे कॉर्डी टेंडनी, ये वाल्व को विपरीत दिशा में खुलने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दाएं निलय से रक्त कहाँ जाता है और बाएं निलय से कहाँ जाता है। तो जो दायां निलय है उसमें कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। तो दाएं निलय का रक्त ले जाने के लिए एक होती है पल्मोनरी आर्च, इसे हिंदी में कहते हैं पल्मोनरी चाप। ये पल्मोनरी चाप दाएं निलय से निकलती है और आगे पहुंचकर ये पल्मोनरी धमनियों में बट जाती है, और वो पल्मोनरी धमनियां जो हैं वो फेफड़ों में रक्त को पहुंचा देती हैं। इसी तरह से जो बायां निलय है उससे भी एक आर्च निकलती है, चाप निकलती है, उसे कहते हैं कैरोटिको-सिस्टेमिक आर्च। कैरोटिको-सिस्टेमिक आर्च, ये जब आगे निकलती है तो उससे फिर अनेक छोटी छोटी धमनियां निकलती चली जाती हैं, वो शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त की सप्लाई पहुंचा देती है। तो हमने देखा कि दाएं निलय से क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्च निकलती है, जो आगे चलकर पल्मोनरी धमनी में बढ़ जाती है। उसका जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पहुंचता है? फेफड़ों में पहुंचता है। इसी तरह जो बायां निलय है वहां से क्या निकलती है? कैरोटिको-सिस्टेमिक आर्च निकलती है। वो कैरोटिको-सिस्टेमिक आर्च
अनेक धमनियों में बंटकर अपने शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचा देती है, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा देती है। अब हमने दो चाप समझ ली, पल्मोनरी चाप और कैरोटिको-सिस्टमिक चाप। दोनों चाप कहाँ खुली हैं, एक दाएं निलय में एक बाएं निलय में। तो दोनों चापों के जो मुख होते हैं वहां पर भी वाल्व पाए जाते हैं। उन वाल्व को कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व या अर्धचंद्राकार वाल्व। वाल्व का काम यही है कि ये रक्त के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करते हैं, मतलब एक दिशा में रक्त जाएगा वापस नहीं आ पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हृदय की कार्यविधि। तो हृदय का मुख्य काम क्या है, ये ब्लड को पंप करता है, तो ये एक पंप की तरह काम करता है। इसका जो बायां भाग है वो क्या काम करता है, बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है और जो दायां भाग है उसमें अशुद्ध रक्त रहता है। इसका जो बायां भाग है वो क्या करता है, सबसे पहले हम दाएं भाग की बात कर लेते हैं। इसका जो दायां भाग है, शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो सबसे पहले अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आया। ठीक, दाएं आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के खुलने से दाएं निलय में पहुंचा। ठीक, फिर दाएं निलय से वो पल्मोनरी चाप और पल्मोनरी धमनियों से होता हुआ फेफड़े में पहुंचा। कैसा रक्त था, अशुद्ध रक्त। फेफड़ों में पहुंचकर रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है, मतलब फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीजनेशन हो जाता है, मतलब रक्त में ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाती है। अब वो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है, मतलब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो पल्मोनरी शिराओं के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में आता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन से वाल्व हैं, बाइकस्पिड वाल्व, उनके द्वारा फिर ये आया बाएं निलय में। फिर बाएं निलय से कैरोटिको-सिस्टमिक आर्ट से होता हुआ विभिन्न छोटी छोटी धमनियों से होता हुआ शरीर के विभिन्न अंगों में फिर से वितरित हो जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जो दायां भाग है वो फेफड़ों के लिए रुधिर पहुंचाता है, इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और जो बायां भाग है वो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, इसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि किसी भी एक अंग से एकत्रित होने वाला जो ब्लड है उसे दोबारा उसी अंग तक पहुंचाने के लिए हृदय से होकर दो बार गुजरना पड़ता है। एक बार अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से प्रवेश करता है, दाएं निलय से होता हुआ हृदय से बाहर निकल गया, कहां चला गया, फेफड़ों में। फिर दोबारा वो शुद्ध होकर आया, तब बाएं आलिंद से होकर प्रवेश किया, फिर बाएं निलय से होकर फिर शरीर में वितरित हुआ। इसका मतलब एक चक्र को पूरा करने के लिए रक्त को हृदय से होकर दो बार गुजरना पड़ता है। इसे हम दोहरा प्रसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये था हृदय की संरचना और कार्य के विषय में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।